नमस्कार बच्चों, क्लास 9th में आप सबका स्वागत है। क्लास 9th में हम लोग गद्य खंड के दूसरे अध्याय को पढ़ रहे हैं, जो अब समापन की ओर है। क्या शीर्षक है इसका? एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। पाठ लंबा है, थोड़ा नीरस भी है। जिसकी रुचि एवरेस्ट शिखर की ओर नहीं है या एवरेस्ट में नहीं है, उसको तो बहुत नीरस लगेगा, लेकिन पढ़ने से, लेखिका के बारे में जानने से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला कि कैसे लेखिका ने चुनौतियों का सामना किया है। कितनी दृढ़ संकल्प वाली महिला थी बचेंद्री पाल, जिन्होंने अनेक चुनौतियों का सामना करके एवरेस्ट पर पहुंची थी। तो हम लोगों ने बहुत आगे तक पढ़ लिया है। अब जो पहुंचती हैं एवरेस्ट शिखर पर कि कैसे वो एक बार सोई रहती हैं कैंप 2 में कि अचानक एक बहुत बड़ा बर्फ़ का टुकड़ा आके गिरता है उनके सर पे और सारा तहस नहस हो जाता है। और उसके बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अगले दिन सुबह सबके लिए चाय और जूस तैयार किया और बाकी लोगों के लिए वो जूस लेके नीचे गई। तो इस तरह से हम उनके साहस को देख रहे हैं, हिम्मत को देख रहे हैं और उत्साह को देखने को मिल रहा है कि कितनी साहसी हैं। अंदर अंदर वो बहुत डरी रहती हैं कि भाई ऊपर पहुंच तो जाएंगे, लेकिन उतरेंगे कैसे। लेकिन फिर भी अभी जो आगे बढ़ रही हैं उसके बारे में हम अब पढ़ते हैं। अब वो पहुंच रही हैं साउथ पोल। थोड़ी देर में ये साउथ पोल पहुंचे, जो पृथ्वी पर सबसे कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है। साउथ पोल एक जगह है जो बहुत प्रसिद्ध है इसके लिए कि सबसे कठोर जगह है। वहाँ का बर्फ बड़ा पारदर्शी होता है और भुरभुरा भी होता है। तो साउथ पोल इसी नाम से बहुत प्रसिद्ध है। अगले दिन सुबह इन्हें चढ़ाई करनी थी। अंगदोरजी थे, बाकी लोग तो दूसरे कैंप में थे, बाकी लोगों को भी जाना था, लेकिन अंगदोरजी और लेखिका जो थी वो लोग दोनों तैयार थे। अंगदोरजी के साथ जाना था। अंगदोरजी जो थे शुरू से ही लेखिका का हौसला बढ़ाते रहे लक्ष्य तक पहुंचने तक। दोनों जा रहे हैं। अंगदोरजी भी गए हैं शिखर तक, लेकिन वो कई बार आने जाने के बाद ऊपर चढ़ पाए हैं। और वो बिना ऑक्सीजन के जाने वाले थे। अंगदोरजी जो थे वो बिना ऑक्सीजन के चढ़ाई करने वाले थे और लेखिका ऑक्सीजन तो उन्होंने लिया था, लेकिन बहुत ज़्यादा उसका बढ़ाया नहीं था। 1.5 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से उनका ऑक्सीजन चल रहा था। तो साउथ पोल का जो बर्फ़ था वो जमा हुआ बर्फ़ सीधी और ढलान नीचे, इतना ढलान था और इतना सख्त और भुरभुरा था कि पैर रखते हो सकता है वो नीचे धंस जाए या बर्फ़ भुरभुरा होके गिर जाए। ये लोग गिर सकते थे। तो ये सब उन लोगों को इन सब का सामना करना पड़ा। और मानो शीशे की बर्फ़, ऐसा लग रहा था शीशे की चादर बिछी हो। बर्फ़ को काटने के लिए इन लोग रास्ते में ले गए थे फावड़ा, जिससे कि बर्फ़ को काटा जा सके। जहाँ कहीं भी इन लोगों को ज़रूरत होती थी वो लोग बर्फ़ को काट के फावड़ा से जगह बनाते थे, पैर रख के ऊपर चढ़ते थे या काट के वहाँ लोग बैठ जाते थे। इस तरीके से वे लोग 2 घंटे से कम में शिखर कैंप पर पहुँचे। शिखर कैंप से थोड़ा भी और ऊपर था, लेकिन शिखर कैंप में वहाँ 2 घंटे से कम में ये लोग लगातार चढ़ते रहे। ऑक्सीजन का रेगुलेटर बढ़ा के जब लेखिका आगे बढ़ती हैं तो इन्हें बहुत सहायता मिलती है और फटाफट वो लोग 2 घंटे में पहुंच जाते हैं, जबकि लोग 4 घंटे में वहां पहुंचते हैं। तो वहां पे अंगदोरजी ने इनसे पूछा कि क्या तुम थक गई हो? लेकिन लेखिका ने कहा कि नहीं, मैं अभी थकी नहीं हूँ, मैं पर्वतारोही हूँ, मैं भी आप ही के समान हूँ और मैं अभी आगे जा सकती हूँ। नीचे से कर्नल खुल्लर सारा जायजा ले रहे थे कि कौन कैसे जा रहा है। बचेंद्री पाल अकेली महिला थी, वो कैसे पहुंच रही हैं। चले तो 16 लोग चले थे, लेकिन पहुंचते हैं शिखर पर कितने लोग? सबसे ऊपर 4 लोग पहुंचते हैं, इसमें बचेंद्री पाल हैं। तो मैं बचेंद्री पाल के बारे में सारा कुछ इसलिए जाना जा रहा था क्योंकि इनकी पहली चढ़ाई थी और पहली महिला भी थी भारतवर्ष की। ठीक है,
दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे, जिससे दृश्यता शून्य हो गई थी। अब दक्षिणी शिखर पे लोग पहुंचे तो बर्फ जो था वो भुरभुरा होकर चारों ओर उड़ रहा था, तो ऐसा लग रहा था जैसे धुंधला हो गया, साफ दिखाई नहीं दे रहा था। दृश्यता शून्य होना मतलब दिखाई आगे स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। अनेक बार देखा कि केवल थोड़ी दूर के बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है, ढलान एकदम सीधे नीचे चला गया। जहाँ थोड़ा वो लोग ऊपर पहुँचते थे तो लगता था कि अब पहुँच गए, लेकिन वहाँ पहुँचने पर लगता कि अरे अभी तो और ऊपर चढ़ना है। मेरी सांस मानो रुक गई। मुझे विचार कौंधा कि सफलता बहुत नज़दीक है। 23 मई 1984 ईस्वी के दिन दोपहर के 1:07 पर एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। कब पहुंची वो? 23 मई 1984 एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला थी। ये तो आपको पता ही है कि एवरेस्ट की शिखर पर पहुंचने वाली बचेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला थी। अब एवरेस्ट पर जब ये लोग पहुंच गए तो इन लोगों को, चारों लोगों को खड़े होने की जगह नहीं थी। अब ये लोग कैसे खड़े हुए? तो हाँ, उन लोगों ने फावड़ा से वहाँ पे जगह को साफ किया और तब वो लोग खड़े हो पाए। तो सबसे पहले बचेंद्री पाल खड़ी होती हैं और वो कैसा है इसका वर्णन सुनिए। एवरेस्ट शंकु की तरह चोटी पर, शंकु की तरह था, चोटी पे जगह नहीं थी। 2 व्यक्ति एक साथ नहीं खड़े हो सकते थे। चारों तरफ सीधी ढलान, इसलिए उनके सामने सबसे पहले सुरक्षा का सवाल था कि कैसे वो लोग खड़े हैं, पहुंच तो गए हैं, ऐसा नहीं कि कोई गिर जाए या कुछ हो जाए। तो सबसे पहले सुरक्षा का सवाल था। तो उन लोगों ने फावड़े से खुदाई करके उस जगह को ठीक किया और तब सबसे पहले वो बैठती हैं बचेंद्री पाल। और वो जब चढ़ी थी तभी से उन्होंने ये उनकी माँ ने दुर्गा माँ का फोटो दिया था, हनुमान चालीसा ले गई थी। इन सबको लाल कपड़े में लपेट के सबसे पहले उन्होंने पूजा की और लाल कपड़े में लपेट के वहीं बर्फ को में खुदाई करके उसको दबा दिया। ठीक है। और आनंद के इस क्षण में और दबाने के बाद सबसे पहले वो अपने माता पिता को याद करती हैं। उन्होंने आनंद के इस क्षण में सबसे पहले माता पिता को याद किया और अपने नेता अंगदोर्जी के प्रति आदर दिखाया, जिन्होंने पूरे रास्ते इनका हौसला बढ़ाया, लक्ष्य तक पहुंचाया, हिम्मत बढ़ाया और प्रोत्साहित किया। ठीक है। तो थोड़ी देर में और लोग भी पहुंच गए। सबसे पहले कौन पहुंचा? बचेंद्री पाल, अंगदोर्जी, और थोड़ी देर में बाकी लोग भी पहुंचे। जो लोग पहुंचते ही वहां फोटो खींचने लगे और फोटो लेना शुरू कर दिए। फिर उन्होंने नेता कर्नल खुल्लर को पहुंचने के बारे में, फिर उन्होंने अपने नेता जो हैं, जो बेस कैंप में थे, जो सारा जायजा ले रहे थे, उनको उन्होंने बताया सबसे पहले कि हम लोग पहुंच गए हैं शिखर पर, चारों लोग, और अच्छी तरह से बचेंद्री पाल भी। तो वो बहुत खुश हुए, कर्नल खुल्लर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि, और बहुत प्रसन्न हुए, उनकी सफलता पर बहुत प्रसन्न हुए, चारों की सफलता पर, और कहा बचेंद्री पाल को कि मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि भाई मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए किसको बधाई देना चाहूँ? माता पिता को, जिन्होंने जाने की आज्ञा दी, जिन्होंने इनका हौसला बढ़ाया। उनकी माँ ने दुर्गा माँ का फोटो दिया, और भी बहुत लोगों ने कुछ कुछ दिया था बचेंद्री को कि जाके ऊपर पहाड़ पे रख आना, लेकिन अपनी माँ को याद करती हैं और हनुमान चालीसा को लेके गई थी। और वे बोले कि अब देश को तुम पर गर्व है, अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे छोड़े हुए संसार से बिल्कुल भिन्न होगा। कर्नल, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कर्नल खुल्लर शुरू से लेके अंत तक वो बचेंद्री पाल के यात्रा का जायजा ले रहे थे, उनका हौसला बढ़ा रहे थे। और जब पहुंचती हैं तभी उन्होंने ये कहा कि देश को तुम पर गर्व है, और बोले कि देश को गर्व है और अब तुम ऐसे संसार में जाओगी, वापस जाओगी जो तुम्हारे छोड़े हुए संसार से बिल्कुल भिन्न था। और बचेंद्री पाल ने कहा भी, जब वो ऊपर गई हैं तभी एक बार इंदिरा गांधी उत्तराखंड गई तो उन्होंने बचेंद्री का नाम लिया कि भाई तुम्हारे गांव से बचेंद्री है जो कि एवरेस्ट, तो बहुत
वहाँ गांव के लोग काफ़ी खुश हुए और उनकी नज़रों में एवरेस्ट का सम्मान, बचेंद्री का सम्मान और बढ़ गया, क्योंकि गांव के लोग जब तक कहीं के भी लोगों को जब तक कुछ सफलता मिल नहीं जाती है, नाम नहीं हो जाता है, तब तक कोई मान सम्मान नहीं देता है। तो इंदिरा गांधी ने जब उनका नाम लिया तो सभी गांव वालों के मन में उनके प्रति सम्मान और बढ़ गया। ये तो पाठ में नहीं है लेकिन हमने पढ़ा है। और अभी भी बचेंद्री पाल जो हैं वो ये कुछ नया काम कर रही हैं गंगा की सफाई अभियान में। अभी भी मोदी जी से मिलके कई 40 लोगों को ग्रुप बना के वो हरिद्वार से गंगा की सफाई के अभियान में वो लोग जुटी हुई हैं। और मोदी जी से मिलने के लिए उन्होंने तुलना भी किया कि भाई प्रधानमंत्री से मिलना एवरेस्ट के शिखर के समान है, कि उनसे मिलना, इससे उन्होंने तुलना की है। और बहुत खुश हैं और समाज सेवा और देश की सेवा में लगी हुई हैं। तो ऐसी हैं हमारी बचेंद्री पाल, जो कि कैसे एवरेस्ट की फतह हासिल करती हैं, एवरेस्ट शिखर तक पहुंचती हैं। बहुत हिम्मत दिखाया उन्होंने, अंदर से उन्होंने कहा कि बहुत वो डरी हुई हैं, लेकिन कि वहाँ पहुँच तो जाती हैं, कि बहुत सारी चुनौतियाँ सामने आती हैं, ऊबड़ खाबड़ रास्ता, ग्लेशियर, हिमपात, इन सब का सामना करके वो पहुँच जाती हैं, लेकिन कैसे वो वापस आएंगी इसके बारे में वो सोच के घबराती हैं। ठीक है, तो पाठ समाप्त हो गया। अब हम लोग प्रश्नोत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, अग्रिम दल का नेतृत्व कौन कर रहा था? शुरू से ही हमने अंडरलाइन करवाया है और मुख्य बिंदु को अंडरलाइन करने के लिए कहा भी है कि अग्रिम दल का नेतृत्व प्रेमचंद कर रहे थे। अभी आपको 1 से 2 पंक्तियों में लिखना है कि अग्रिम दल का नेतृत्व प्रेमचंद कर रहे थे। लेखिका को सगरमाथा नाम क्यों अच्छा लगा? सगरमाथा का नाम हमने लिया है कि सगरमाथा नाम नेपाली लोग नमचे बाजार में सगरमाथा नाम से बुलाते थे तो एवरेस्ट को। तो सबसे पहले लेखिका ने नमचे बाजार से एवरेस्ट को देखा था और वहाँ के लोग सगरमाथा नाम से पुकारते थे, इसलिए लेखिका को सगरमाथा नाम अच्छा लगा। ठीक है। तीसरा है, लेखिका को ध्वज जैसा क्या लगा? तो लेखिका को एवरेस्ट का शिखर ध्वज जैसा लगा, क्योंकि जब वो नमचे बाजार से देख रही थी तो वो 10 किलोमीटर दूर लंबा तक बर्फ जो था वो जमा हुआ था, लग रहा था कि जैसे कोई झंडा हो, ध्वज हो, जिसे प्लूम भी कहा गया। ठीक है। तो एवरेस्ट, लेखिका को एवरेस्ट का शिखर बर्फ का फूल के समान दिखाई दे रहा था, प्लूम के समान दिखाई दे रहा था। अब चौथा, हिमस्खलन से कितने लोगों की मृत्यु और कितने घायल हुए? तो हिमस्खलन में 16 लोग घायल थे और 16 लोग गए थे, 4 घायल हुए और 1 की मृत्यु हो गई। मृत्यु के अवसाद को देखकर कर्नल खुल्लर ने क्या कहा? कर्नल खुल्लर ने शुरू से ही हौसला बढ़ाया है, सच्चाई को बताया है कि आप पहाड़ पे जा रहे हैं तो इन सच्चाई का सामना करते हुए आपको वहाँ जाना है। तो उन्होंने कहा भाई कि सीधे शब्दों में उन्होंने कह दिया कि भाई एवरेस्ट जैसे अभियान में इन खतरों को और कभी कभी मृत्यु को भी सहज भाव से स्वीकार करना होगा। उन्होंने समझा दिया कि एवरेस्ट जैसे अभियान में इन खतरों के साथ साथ मृत्यु का भी सामना करना पड़ सकता है। ठीक है। और मृत्यु कोई अनहोनी नहीं है, क्योंकि ऊपर अभी ये लोग 16 लोग में 4 घायल हो गए, 1 की मृत्यु होगी। तो ये सब, इन सब का सामना करते हुए उनको आगे बढ़ना था। क्वेश्चन नंबर 6, रसोई सहायक की मृत्यु कैसे हुई? तो जलवायु अनुकूल न होने के कारण रसोई सहायक की मृत्यु हो गई। अब ये भी बताया गया। कैंप 4 कहाँ और कब लगाया? कैंप 4 7,900 मीटर ऊंचाई पर साउथ पोल में कैंप 4 लगाया गया। लेखिका ने शेरपा कुली को अपना परिचय किस प्रकार दिया? लेखिका ने यह परिचय दिया तेंजिंग को, ये दिया कि मैं भी नौसिखिया हूँ। और तेंजिंग ने कहा उन्हें कि तुम नौसिखिया तो हो, लेकिन तुम्हें तो तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की भी लगती हो। और उन्होंने बताया कि ये तो मेरा पहला अभियान है और मैं इसके लिए बिल्कुल नौसिखिया हूँ, ये बताया। क्या है क्वेश्चन? परिचय कैसे दिया? तो परिचय उन्होंने यही दिया
कि मैं पर्वतारोही हूँ और मेरा ये पहला अभियान है और ये अभियान मेरा पहला है और मैं इसमें नौसिखिया हूँ। लेखिका की सफलता पर कर्नल खुल्लर ने किन शब्दों में बधाई दी? अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अंत में जब लेखिका सफल हो गई, एवरेस्ट शिखर पर पहुंच गई, तो कर्नल खुल्लर ने क्या कहा? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमेशा ही आता है, इसको ध्यान से सुनना है कि कर्नल खुल्लर ने लेखिका की सफलता पर पहले बधाई दी और क्या कहा कि मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए बधाई देता हूँ और सबसे पहले तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा। साथ ही अब तुम वापस आओगी तो तुम्हारे लिए देश बिल्कुल नया होगा और देश को तुम पर गर्व होगा। ठीक है, उन्होंने ये कहकर बधाई दी। अब क्वेश्चन है 25 से 30 में कि नज़दीक से एवरेस्ट देखकर लेखिका को कैसा लगा? तो एवरेस्ट को 2 या 3 बार उन्होंने देखा। पहले नमचे बाजार से देखा, फिर जब वो साउथ पोल में पहुंचती हैं वहाँ से उन्होंने देखा। तो वहाँ से जब एवरेस्ट को नज़दीक से उन्होंने देखा तो आश्चर्यचकित हो गई, भौचक्की हो गई। और एवरेस्ट के पास जो लाओत्से और नुत्से जो बड़ा बड़ा पहाड़ था उसको देखा, ये ग्लेशियर को बहते हुए देखा, हिमपात वगैरह का आभास हुआ, अनुभव किया उन्होंने। तो वो भौचक्की हो गई, आश्चर्यचकित हो गई और अंदर अंदर ही डरी भी हुई थी। ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी नदियों को निहारती रही। इसके बाद प्रश्न है डॉक्टर मीनू मेहता ने क्या जानकारी दी? तो ये भी हम लोगों ने चर्चा इसकी भी की थी कि पहाड़ पे चढ़ते वक्त डॉक्टर मीनू मेहता ने ये रस्सी से पुल बनाना, अल्मुनियम की सीढ़ियों से ऊपर चढ़ना और आड़ी तिरछी दीवारी को रस्सियों से कैसे बांधा जा सकता है, चढ़ा जा सकता है, इन सब की जानकारी दी। तेंजिंग ने लेखिका की तारीफ में क्या कहा? फिर पुनः तेंजिंग ने लेखिका को ये कहा कि तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की हो और तुम्हें तो पहले ही शिखर पर पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि लेखिका ने जो हौसला दिखाया था, जो हिम्मत दिखाया था पहली बारी, और जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी थी, इसको देखकर तेंजिंग ने कहा कि तुम तो एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो और तुम्हें तो पहले अभियान में ही पहुंच जाना चाहिए। लोब्सांग ने तंबू का रास्ता कैसे साफ किया? तो लोब्सांग ने स्विस छुरी से बर्फ को काटकर तंबू का रास्ता साफ किया। साउथ पोल पहुंचकर, अब दूसरा क्वेश्चन है, पहुंचकर अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी कैसे की? तो साउथ पोल पहुंच के उन्होंने कुकिंग गैस, खाना, चॉकलेट और स्टोव से कैसे वो चाय बनानी थी, ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह सब इकट्ठा करके वो लोग फिर आगे बढ़ने के लिए तैयारी कर लिया। उपनेता, दूसरा है फिर क्वेश्चन, उपनेता प्रेमचंद ने किन स्थितियों से अवगत किया? तो उपनेता प्रेमचंद ने नीचे से जब ये लोग ऊपर जा रहे थे तभी उन्होंने ये खुम्बू हिमपात के बारे में बताया, स्थिति से अवगत कराया, बर्फ़ के उबड़ खाबड़ गिरने से का उन्हें के बारे में उन्हें बताया, और ये भी बताया कि जो उन्होंने रस्सी और जो उन्होंने झंडे से रास्ता को चिन्हित किया है, हो सकता है हिमपात होने से मिनटों में ख़त्म भी हो सकता है। तो इन सब बाधाओं की उन्होंने जानकारी दी, स्थितियों से अवगत कराया। हिमपात किस तरह होता है और उसमें क्या क्या परिवर्तन हो? हिमपात का मतलब आप जानते हैं कि हिमपात मतलब बर्फ़ का अव्यवस्थित ढंग से गिरना हिमपात होता है। हिमपात, हिमस्खलन, ये सारे शब्द आए हैं। तो ये अव्यवस्थित ढंग से गिरना हिमपात होता है। और ग्लेशियर की नदियों का बहना, नदी के बहने से बड़े बड़े बर्फ़ जो हैं अव्यवस्थित ढंग से ऊपर से नीचे गिरते हैं, तो ये और ये चौड़ी चौड़ी दरारें हो जाती हैं। तो इन सब ये सारे परिवर्तन होते हैं। हिमपात से क्या क्या परिवर्तन होता है उसमें यही लिखना है कि बर्फ़ के अव्यवस्थित ढंग से गिरने से बड़ी बड़ी दरारें हो जाती हैं और बर्फ़ की नदियाँ बहने लगती हैं और इन लोगों का रास्ता बंद हो जाता है, फिर पुनः इन लोगों को दूसरा रास्ता बनाना पड़ता है। तो इस प्रकार ये लोग साहस करके, हिम्मत करके वो लोग अपना रास्ता बनाते हैं। लेखिका ने तंबू में गिरे बर्फ के पिंड का किस तरह जायजा लिया, उसका वर्णन आपको करना है। आप कैसे लाओत्से और 15-16 मई को पहुंचती हैं, लोब्सांग, तसारिंग, जितने लोग भी पहुंचते हैं, तो इसका वर्णन आप खुद से करेंगे, अपने शब्दों में करना।
की लेखिका को देखकर हक्का बक्का क्यों रह गया। तो की जो है वो पाठ के अनुसार की लेखिका को इसलिए हक्का बक्का रह गया क्योंकि वो इन लोगों के लिए चाय और जूस लेके नीचे उतर रही थी। अगले दिन रात में बर्फ़ का बड़ा सा पिंड गिरा था और अगले दिन ये चाय और थर्मस में लेके आई, इसलिए वो उनको देखकर हक्का बक्का रह गया। कितने कैंप बनाए गए एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए? तो एवरेस्ट अभियान में बेस कैंप और शिखर कैंप सहित 6 कैंप बनाए गए और सबके बारे में वर्णन करना है तो आप वर्णन करेंगे। चढ़ाई के समय एवरेस्ट की चोटी कैसी है? तो एवरेस्ट की चोटी शंकु के समान थी। 2 लोगों के खड़े होने की जगह नहीं थी। इन लोगों ने फावड़े से काट के जगह बनाया रास्ते में, तब इन लोग खड़े हुए। तो इसकी और चारों तरफ ढलान था, देखने से बहुत डर लग रहा था। ये लोग भयभीत थे कि कहीं कोई इधर उधर गिर ना जाए। इस प्रकार ये स्थिति थी। तो हम लोगों का प्रश्नोत्तर लगभग ख़त्म है और आशय स्पष्ट आप बनाएंगे। जहाँ भी परेशानी होगी पूछेंगे। जो भी इसके शब्दार्थ हैं इसको मैं व्हाट्सएप पर डालूंगी और आप शब्दार्थ और शब्दों की व्याख्या है, जो शब्द आए हैं उसको पाठ से ही वाक्य बनाना है। तो ये सारा करके आप दिखाएंगे और पाठ यहीं समाप्त होता है। बहुत लंबा था, थोड़ी निरस्ता आ गई थी, लेकिन अंत बहुत अच्छा हुआ और इससे बड़ा हौसला मिला हम लोगों को अपने लक्ष्य के प्रति पहुंचने के लिए। हमारे अंदर हिम्मत आई और कैसे चुनौतियों का सामना करना चाहिए। इससे आपको बहुत सीख भी मिली कि हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। दिनकर जी ने अच्छा कहा कि खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पाँव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी पड़ जाता है। ठीक है, इसी के साथ मैं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।